नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर्स पर। दोस्तों, आज से हम जो है आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इसका जो है पार्ट 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं जो है बहुत सारे पार्ट बनाऊंगा जिसमें जो है एनटीपीसी के ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, जिससे आपको जो है वो रेलवे का पैटर्न आसानी से समझ में आ जाए। जैसा दोस्तों आपको पता है कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसको टीसीएस के द्वारा का जो है कंडक्ट कराया गया था। और टीसीएस जो है इंडिया के लगभग सभी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। तो टीसीएस का दोस्तों एक जो है फिक्स पैटर्न होता है, वो अपने क्वेश्चंस को जो है वो बार बार रिपीट करता है। तो अगर आप इन जो है क्वेश्चन पेपर को आसानी से समझ लेते हैं, आसानी से इसको कर लेते हैं, तो आपका जो CBT 2 एग्ज़ाम है, ठीक है दोस्तों, CBT 2 एग्ज़ाम, उसमें भी आपको ये जो हो बहुत यूज़फुल होगा। इसके साथ ही जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको यही इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊं, जीके जीएस करंट अफेयर और साथ ही मैथमेटिक्स का, उसका सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये जो शिफ्ट पूछा गया है, ये जो एग्ज़ाम था वो 21 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है एनटीपीसी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एनटीपीसी 21 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट के पेपर में, जो जीके का पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वो था भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि रंजन गोगोई जो कि भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, उनसे पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उनके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रंजन गोगोई जी से पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो दीपक मिश्रा थे। ठीक है दोस्तों, दीपक मिश्रा। दोस्तों, दीपक मिश्रा जो है भारत के 45वें नंबर के जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको याद रखना है कि 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों, 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो रंजन गोगोई थे, 45वें नंबर के दीपक मिश्रा थे, 47वें नंबर के भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एस ए बोबड़े थे। साथ ही वर्तमान में जो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, वो NV रमना है। कौन दोस्तों? NV रमना जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हडसन नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है। तो दोस्तों, हडसन नदी जो है निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो न्यूयॉर्क शहर है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसमें थोड़ा चेंज है, बाकी जो इसका पूछने का मतलब है वो है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नदियों के किनारे बसे से जो शहर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नदियों के किनारे बसे शहर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के 21 मार्च 2021 के पेपर में, कि इनमें से किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके रेलवे से संबंधित प्रश्न है और साथ ही ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको ऑलरेडी पता होगा कि भारतीय रेलवे का जनक जो है ये लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था अभी तक तो इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और साथ ही ये जो है रेलवे डिपार्टमेंट से ही संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। भारत में जो है वो रेल की शुरुआत कब हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों, कि 1853 ईस्वी में जो है भारत में जो है वो रेलवे की शुरुआत हुई थी, जिसका जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
और साथ ही लॉर्ड डलहौजी से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, कि जो है हड़प नीति का सिद्धांत किस जो है गवर्नर जनरल ने दिया था। तो दोस्तों हड़प नीति, या जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत भी कहते हैं, वह जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। साथ ही दोस्तों भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। और इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि भारत का सबसे जो युवा गवर्नर जनरल था, ठीक है दोस्तों, भारत का जो सबसे युवा गवर्नर जनरल था वह भी लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। तो वहीं अगर हम बात करें कि लॉर्ड रिपन से अगर हम संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कितने डिग्री के कोण पर आनत है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके से पूछा गया है। तो दोस्तों पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर जो है वो 66.5 डिग्री अंश पर जो है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि पृथ्वी जो है कितने डिग्री पर झुकी हुई है। दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके साथ ही जो है पृथ्वी जो है सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पृथ्वी की भगिनी या बहन जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की भगिनी या बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में एनटीपीसी के पूछा गया है। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें बता रहा हूँ ये ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है किस देवी देवता को समर्पित है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आदिनाथ। दोस्तों जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर है जो कि राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। ये इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो दोस्तों जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, ऋषभ देव, और इन्हीं को जो है आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू पर स्थित है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष अधिरोपित किया गया था? तो दोस्तों भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स सबसे पहले किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जो सेवा कर लागू किया गया था वो 1994 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी सर्विस टैक्स की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1994 ईस्वी में हुई थी। वही अगर हम बात करें कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है। और वहीं अगर हम बात करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल इसमें 15 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों जीएसटी सबसे पहले जो है वो 1954 ईस्वी में जो है वो फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? फ्रांस में लागू हुआ था। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि भारत के असम राज्य में जो है वो सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम बात करें कि 1998 में क्या हुआ था दोस्तों,
दोस्तों जो अमर्त्य सेन है, जो भारत के एक अर्थशास्त्री हैं, उनको 1998 ईस्वी में जो है वो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 1.5 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक जो उपग्रह है वो कौन है, तो चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा जो है इसका उपग्रह है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था, आपके करंट अफेयर से संबंधित पूछा गया था कि फरवरी 2021 में इनमें से किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से संबंधित था, तो इसको भी आपको याद रखना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो जय शाह। ठीक है दोस्तों, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, इनको जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर जो है वो अपॉइंट किया गया था। ठीक है दोस्तों, वही अगर हम बात करें बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना, 1928 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, तो सौरभ गांगुली जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि होमोसेपियन शब्द किसने गढ़ा था, यानी कि होमोसेपियन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके साइंस से पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि होमोसेपियन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। होमोसेपियन जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, इसको आपको याद रखना है। वहीं अगर हम डार्विन की बात करें तो प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वहीं विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीन हार्मोन्स की खोज जो है 1880 ईस्वी में जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया था। वहीं अगर हम बात करें जे मेंडल की, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को जो है आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है कि आनुवांशिकता का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगरी जॉन मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे पर जो है अपना जो है वो प्रयोग किया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ता है, ये आपसे पूछा गया था। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। स्वेज नहर से संबंधित जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड यानी कि SDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सार्क द्वारा स्थापित जो सार्क डेवलपमेंट फंड है इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि थिम्पू भूटान में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर हम बात करें कि SDF यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो भूटान के थिम्पू में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें कि सार्क की, तो दोस्तों सार्क से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों सार्क का जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तो यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। क्या दोस्तों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। अगर हम बात करें कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों सार्क की स्थापना जो है
1985 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह भी आपको याद रखना है कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ दोस्तों? काठमांडू जो है नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें कि सार्क में कुल कितने देश आते हैं, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सार्क में जो है कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है और जो मालदीव है ये भी जो है वो सार्क के अंतर्गत आते हैं। तो ये 8 कंट्री हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है, यानी कि कौन सा देश जो है वो भारत के साथ अपनी बाउंड्री नहीं से जो है बनाता है। तो आपके ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और तजाकिस्तान। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि तजाकिस्तान जो है भारत के साथ जो है वो बाउंड्री नहीं बनाता है, जबकि चीन भारत के साथ बाउंड्री बनाता है, बांग्लादेश भी बनाता है और म्यांमार भी भारत के साथ जो है वो बाउंड्री बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये सही हो जाएगा, यानी कि तजाकिस्तान जो है भारत के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। वहीं दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा देश जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश बनाता है। और कितने किलोमीटर बनाता है? तो 40-96 किलोमीटर की सीमा लगभग जो है वो बनाता है बांग्लादेश। तो इसको भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो टका है। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और अब्दुल्ला हामिद जो है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। वहीं चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल बीजिंग है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो नेपिडो है। ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर से संबंधित, और वो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिया था? तो दोस्तों यह आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था और इसमें यह पूछा गया था कि 2019 में किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार जो है वो किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो राजस्थान होगा, यानी कि WHO के द्वारा 2019 में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को जो है वो तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो जयपुर है दोस्तों, जिसको जो है पिंक सिटी और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यतो धर्मस्तु जया, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है आदर्श वाक्य है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें कि भारत के किस अनुच्छेद में संविधान के सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद जो 124 है उसमें जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो इसको भी आपको याद रखना है कि NV रमन्ना जो है वर्तमान में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं जितने भी आपको GK GS के क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है NTPC का, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके NTPC CBT 2 एग्ज़ाम और इसके साथ ही RRC ग्रुप D एग्ज़ाम में भी जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस क्वेश्चन को अपने जो है पेपर पर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में आपको आसानी हो। ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले मैं जो पार्ट बनाऊँ GK GS के और उसके सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।